हाय फ्रेंड्स। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, इन सब का तो नाम आपने सुना है और इन सबको अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारे प्रदूषण है क्या, इसका इफेक्ट भी क्या होता है। लेकिन आपने सुना है क्या एंटीबायोटिक प्रदूषण क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रदूषण WHO की रिपोर्ट है मित्रों, उनका गाइडलाइंस भी है, मैं आपको बताऊंगा। आज ही का गाइडलाइंस आया है उनका। तो मित्रों, एंटीबायोटिक प्रदूषण क्या होता है? आप जो दवाई ले रहे हो, इंजेक्शन के रूप में ले रहे हो, टैबलेट के रूप में ले रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, फसलों पर भी छिड़काव कर रहे हो एंटीबायोटिक दवाओं का। और क्या करो, जानवर जो होते हैं मित्रों, जानवर को भी इस इंजेक्शन लगा रहे हो, टैबलेट खिला रहे हो, घोल के रूप में एंटीबायोटिक दे रहे हो। तो इन सारे से क्या हो रहा है, प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। प्रदूषण इतना तेजी से फैल रहा है मित्रों कि दुनिया भर में लगभग एक साल में 50 लाख लोग मारे जा रहे हैं इससे। तो कितना बड़ा भयावह स्थिति होता होगा। तो ये सिर्फ एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारण है। तो आइए हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक प्रदूषण होता क्या है। तो एंटीबायोटिक प्रदूषण को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि AMR क्या होता है, हाउ टू स्प्रेड, यानी कि फैलता है कैसे, और इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, और इसका कुछ प्रभाव है CSI का, WB का है क्या, मैं आगे बताता हूँ। ये गाइडलाइंस WHO ने निकाला है, कल ही गाइडलाइंस आया है WHO का, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का। तो उनका गाइडलाइंस क्या है, तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपने घर में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सही से इस्तेमाल नहीं करने का कारण आपका, तो मैं तो सही से इस्तेमाल करता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं कर रहे हो। आप समझ जाइएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल। इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो को मित्रों। और सही से इस्तेमाल नहीं के करने के कारण आप भी क्या कर रहे हो कि एंटीबायोटिक प्रदूषण में योगदान डाल रहे हो बढ़ चढ़ करके। तो आइए हम समझते हैं पहले शुरू की एंटीबायोटिक प्रदूषण होता क्या है। तो AMR, एंटीबायोटिक प्रदूषण को क्या कहा जाता है, AMR कहा जाता है। AMR होता क्या है, एंटीबायोटिक माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस यानी कि रोगाणु प्रतिरोधक। आप देखो, आप सभी लोग जानते हो मित्रों कि हमारा बॉडी नाखून हो, हड्डी हो, ब्लड हो, कुछ भी हो, चमड़ा हो, तो सभी चीजें जो है ना एक चीज से बना हुआ है। आप जानते हो, कोशिकाएं से बनी हुई है। कोशिकाएं अर्थात सेल, जीवन का सबसे छोटा चीज है तो सेल है। उसी से क्या बन के मिला, उसी से बन गया उत्तक, अर्थात सेल से क्या बन गया, उत्तक, उत्तक से क्या बन गया, आप जानते हो, अंग बन गया। तो वो सेल के कारण हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है, अर्थात हम इस रूप में देख रहे हैं, आप उस रूप में क्या कर रहे हो, दिख रहे हो। लेकिन आप जानते हो कि आप जीवित क्यों हो? आप जीवित इसलिए हो क्योंकि आपकी कोशिकाएं जीवित है। क्यों? क्योंकि आप किस चीज के बने हुए हो, कोशिकाएं की बनी हुई हो। अगर कोशिका मर गई तो आप भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन सबको मरना है और सबकी कोशिकाएं मर जाएगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कोशिकाएं बीमार पड़ जाएगा तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, कोशिकाएं मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। कोशिकाएं अगर बीमार पड़ गई तो हम भी क्या पड़ जाएंगे, बीमार। तो कोशिकाएं कब बीमार पड़ती है, कोशिकाओं में क्या चली जाती है, फंगस। फंगस मीन्स कवक, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, वायरस अर्थात विषाणु। इन सारे जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस है, फंगस है, प्लाज्मोडियम है, इन सभी के कारण क्या होता है कि हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे कवक होते हैं, लेकिन जो बुरे बैक्टीरिया, कवक, फंगस होते हैं वो सारे क्या करते हैं, हमारी कोशिका में तो आ ही जाते हैं और इसी के साथ अपना संख्या को भी बढ़ाने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारी कोशिकाएं बीमार पड़ जाती है। हमारी कोशिकाएं बीमार पड़ जाती है तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो उस जीवाणु को, बैक्टीरिया को, वायरस को मारने के लिए हम एक दवा लेते हैं। कौन सा, एंटीबायोटिक का लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अंदर चला आता है, फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु, तो क्या होता है, बुखार आ जाता है। बुखार आ सकता है ना, मलेरिया आ सकता है, मित्रों, TB आ सकता है, हैजा आ सकता है। तो इन सारी बीमारियां फैल जाती है, आ जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हो कितनी सारी बीमारियां फैल सकती हैं इन सभी चीजों से। तो उन सब चीजों को मारने के लिए, उन सबको मारने के लिए हम एक दवा का इस्तेमाल करते हैं मित्रों, एंटीबायोटिक। उसको आप टेबलेट के रूप में भी इस्तेमाल करते हो, इंजेक्शन भी लगाते हो। और इतना नहीं, आप और मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जानवर भी, जानवर को भी ठीक करने, जानवर भी तो कोशिकाओं की बनी होती है,
तो उस कोशिका में भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं कभी कभी, तो उससे भी मारने के लिए क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक देते हैं तो वो मर जाती है, बुरे बैक्टीरिया, बुरे जीवाणु जो होते हैं, और हम और आप और जानवर सभी क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने रूम में अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा अगरबत्ती का? मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती का। मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती का इस्तेमाल आप करते हो तो देखते हो कि अगर 2-4 महीना तक लगातार जलाओ उस अगरबत्ती को, एक ही अगरबत्ती को, अर्थात एक ही ब्रांड का, तब आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि वो जो मच्छर जो पहले भाग जाता था या तो मर के नीचे गिर जाता था, बेहोश हो जाता था, वो अब तो मेरी आंखों के सामने मेरे हाथ पर बैठ के भनभना रहा है 2-4 महीने के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मच्छर है ना, उस परिवेश में रहने के लिए अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया कि इस हमको इस परिवेश में ही रहना है। तो मच्छर मरता नहीं है वो, अब वो जीवित रहता है। तो मित्रों, हमने फर्स्ट बार अगरबत्ती का इस्तेमाल किया था तो मच्छर मारा गया, लेकिन 4 महीने तक हम इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं तो मच्छर मारा नहीं जा रहा है। तो एंटीबायोटिक मित्रों अगर लगातार हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो क्या हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, बुरे बैक्टीरिया आ जाएंगे, क्या वो मारा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं मारा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि खराब अर्थात बुरे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब फंगस आ जाएंगे तो क्या मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा? आंसर है मित्रों, जल्दी ठीक नहीं होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। क्यों? उस वो जो एंटीबायोटिक है ना, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आप प्रतिदिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो आपको कह रहे यार मैं तो सुइया भुकवे नहीं करता हूँ, टेबलेट ले जाता ही नहीं, तो एंटीबायोटिक लेते हो, आप कह रहे हो कि मैं डेली एंटीबायोटिक ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ले रहे हो मित्र। कैसे ले रहे हो? चावल खाते हो ना, गेहूं, तो गेहूं से क्या बनता है? आटा, आटा खाते हो। दलिया तो लेते हो दोस्तों, दलिया। दूध तो आप पीते हो ना, दूध, अमूल दूध है, गाय, भैंस, बकरी, ये सब का दूध। अगर किसी को बुरा लग रहा है कि भैंस का दूध मैं नहीं पीता हूँ, आप बोल रहे हो भैंस को, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी मित्रों, हृदय से। लेकिन कई लोग तो इस्तेमाल करते हैं, हमारे गांव में तो इस्तेमाल करते हैं लोग। तो अब दूध का इस्तेमाल कर रहे हो, धान का इस्तेमाल कर रहे हो, धान से चावल बनता है, चावल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हो, दलिया का इस्तेमाल कर रहे हो, मक्का का इस्तेमाल कर रहे हो, और ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स का आप क्या कर रहे हो, कृषि से संबंधित चीजों को खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। टमाटर का भी इस्तेमाल कर रहे हो, डेली करते हो ना ये सब चीज़ों का। तो क्या इन सब में एंटीबायोटिक नहीं है क्या? तो आप कहोगे यार नहीं नहीं भाई, ये एंटीबायोटिक थोड़ी है, एंटीबायोटिक नहीं है, ये तो हमने खेत से उपजाया। तो मित्रों, खेत में भी एंटीबायोटिक चला गया है, कैसे गया? तो आप कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हो। आप देखो यार, सबसे पहले अपने दादा परदादा से पूछना कि दादाजी, पापा जी, बाबा जी, जो भी हो यार, आप लोग में से कितने लोग होंगे जो दादा को बाबा कहते होंगे? वैसे तो हम लोग तो दादाजी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, दादा, बाबा, कुछ भी। कई लोग दाऊ भी तो कहते हैं। तो उनसे आप पूछिएगा कि मित्रों कि आप सबसे पहले कीटनाशक जो दवा इस्तेमाल करते थे, कितना इस्तेमाल करते थे, कितना मात्रा में, एक कट्ठा में, एक कट्ठे में। अब आपकी तरफ कट्ठा चलता है, डिसमिल चलता है, मुझे पता नहीं, लेकिन चलो एकड़ तो सभी जगह चलते हैं। 1 एकड़ में आप कितना कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करते थे? तो आपको बताएंगे तो आप जानकर के आश्चर्य हो जाओगे कि आपके दादा परदादा बोलेंगे कि यार बहुत कम या तो नहीं। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? अरे कम देंगे तो मरेगा ही नहीं कीड़ा, ज्यादा देंगे तब मरेगा वो। तो क्या उससे हमारे अनाज में नहीं आ रहा है क्या? वो जो हम कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो एंटीबायोटिक है उसके लिए। तो वो भी तो पानी में घुल करके, मिट्टी में घुल करके कहाँ चला गया? जड़ के माध्यम से अवशोषित होकर के पौधों में आ गया, पौधों से कहाँ चला गया? अनाज में चला गया। अनाज को इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या आपके बॉडी में एंटीबायोटिक नहीं है? आ गया। सिर्फ यही कारण नहीं है। अरे दोस्त, आप कहोगे कि अरे दूध में कैसे आया? तो क्या जानवर घास नहीं खाती है, चारा नहीं खाती है, तो क्या उसमें नहीं गया? अरे दोस्त, जानवर में सुई लगाते हो, क्या लगाते हो? सुई।
तो क्या जानवर में एंटीबायोटिक नहीं गया गया? अरे भाई, जानवर जानवर को हम चरने के लिए क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, शहरों में तो बांध के रखते हैं। लेकिन भारत का अभी भी तो मैक्सिमम हिस्सा क्या आबादी है, कैसा है, गांव वाली आबादी है, गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है। तो वहां में आप जानते हो मेरे गांव में जानवर कैसे चलाते हैं, खोल के छोड़ देते हैं, जाओ जंगल की ओर, जंगल चला जाता है, कोई मैदानी एरिया में छोड़ देता है जानवर को चरने के लिए। जब वो चरती है तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकालती है वो जानवर हो, तो क्या वो खेतों में नहीं जाती है? जाती है ना। अरे अपशिष्ट पदार्थ हमारे यहाँ गोबर बोलते हैं मित्र, आपकी तरफ क्या बोलते हैं क्या पता। तो उस गोबर में एंटीबायोटिक नहीं था क्या? उस गोबर से कहाँ गया, खेत में गया। तो एंटीबायोटिक प्रदूषण, यही तो एंटीबायोटिक प्रदूषण है मित्र। इससे क्या हो रहा है कि आप जानवर किससे जो दूध निकाल के खा रहे हो, अनाज फनाज खा रहे हो, टमाटर खा रहे हो, सब में एंटीबायोटिक आ रहा है, तो आप डेली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो मित्रों, डेली कर रहे हो। आप डेली यूज कर रहे हो तो क्या आपके बॉडी के रोगाणु, आपकी बॉडी में जब बुरे बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाएंगे तो उसे मारने के लिए एंटीबायोटिक लीजिएगा तो क्या जल्दी वो मरेगा? नहीं मर पाएगा। तो आप जल्दी ठीक नहीं हो पाइएगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप बीमार पड़ो मित्रों, लेकिन बीमार तो पड़ते हैं, हम भी पड़ते हैं, तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये है दोस्तों AMR, इसी को हम कहते हैं MR। और कैसे फैला है हमने ये भी देख लिया। इसका प्रभाव क्या हो सकता है मित्रों? इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ सकता है, अब पड़ भी तो रहा है ना। अच्छा, और कैसे फैलता है, एक पॉइंट में और क्लियर करता है मित्रों। आपको जो एंटीबायोटिक दवा दिया जाता है, क्या आप डोज जो पूरा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डोज पूरा होने के बाद भी खाते रहते हैं, या तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डोज पूरा होने से पहले छोड़ देते हैं। तो कुछ दवाइयाँ क्या होती है, बच जाती है, और कुछ दवाइयाँ बच जाती है मित्रों, तो ऐसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद जो शीशा रहता है, शीशा जिसमें दवाइयाँ रहती है, उसे निकालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, वो सब चीज़ों को जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें दवाइयाँ था, उस सबको जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। क्या उसमें उसमें एंटीबायोटिक नहीं था क्या? अरे था ना। वहां से क्या हुआ, मिट्टी में गया ना। हॉस्पिटल देख लेना दोस्त, हॉस्पिटल के अगल बगल में ऐसे ही लोग फेंक देते हैं, मेडिकल के अगल बगल में ऐसे ही फेंक देते हैं, कुछ नियम कानून है इसके लिए। तो कितने तेजी से फैल रहा है, कितने कितने तेजी से विस्तार हो रहा है ये एंटीबायोटिक प्रदूषण। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग का तो पहला कर्तव्य बनता है मित्रों कि हम एंटीबायोटिक दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करें, या जितना डोज दिया जाता है उतना ही हम इस्तेमाल करें। और हम उसको डस्ट करने के लिए, अर्थात उसे डंप करने के लिए, डस्ट नहीं बोलना चाहिए थे मित्रों, सॉरी माफ कीजिएगा, उसे डंप करने के लिए मुझे उचित प्रबंधन करना चाहिए। सरकारों को भी तो करना चाहिए ना, जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए, लोगों को जागरूक करना होगा। और इतना ही मित्रों, इतना नहीं मित्रों, दवाइयाँ जब बनती है ना, दवाइयाँ कंपनी बनाती है, बड़ा बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी जब दवाइयाँ बनाती है, तब वो क्या करती है, उससे बहुत सारे प्रदूषण निकलते हैं, जल निकलता है, जल कैसा होता है, उससे दवाई बनता है ना, तो जल में कैसा होगा, एंटीबायोटिक ही तो होगा ना। तो जल कहाँ गया, पानी में गया, मिट्टी में गया। तो जल का कचरा दोस्तों, जल को भी आपने नहीं छोड़ा, जल को भी प्रदूषित कर दिया, किससे, एंटीबायोटिक से। तो जल पीने लायक भी तो नहीं रहा। तो जल का कचरा, सॉरी, जल का कचरा नहीं, जल प्रदूषण हो गया, उसमें भी क्या आ गया, एंटीबायोटिक आ गया। ठोस जो को जहां तहां आपने फेंक दिया, वो भी क्या हो गया, एंटीबायोटिक प्रदूषण हो गया।
और कहने को तो बहुत चीज़ें हैं मित्रों, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आइए समझते हैं इसका रिपोर्ट क्या है। CSI अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इसका एक रिपोर्ट है मित्रों। इसका एक रिपोर्ट है कि अभी जो मर रहे हैं लोग ना, दुनिया में 56 लाख लोग मर रहे हैं, सॉरी 50 लाख लोग मर रहे हैं 2026 में। 2026 नहीं मित्रों, 26 वर्षों के बाद क्या होगा, डबल हो जाएगा। डबल क्या, मरने वालों की संख्या। किस प्रदूषण से, एंटीबायोटिक प्रदूषण से। ये वर्ल्ड बैंक में लिखा हूँ, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक, उनका एक रिपोर्ट है। उनका कहना है कि एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारण 2030 तक दुनिया में गरीबी कितना बढ़ सकता है, 2.4 मिलियन, सॉरी 2.4 करोड़ लोग, 2.4 अर्थात लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोग गरीबी रेखा में आ जाएंगे। किस प्रदूषण के कारण, एंटीबायोटिक पोल्यूशन के कारण, एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारण। तो कैसे आ जाएंगे, वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, तो ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो पैसा खर्चा होगा, तो गरीबी ना बनेंगे। इनका गाइडलाइंस क्या है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का। तो इन्होंने गाइडलाइंस निकाला है। आपने जितना समस्या सुना है मित्रों, उसका आप क्या करो, उलट सकते हो, समाधान निकाल सकते हो। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वही सब गाइडलाइंस बनाया गया है। एक एक चीज़ और इन्होंने अच्छी बात कहा है कि आप उसी कंपनी का दवाई, एंटीबायोटिक दवाइयाँ लो जो कंपनियां कचरे का उचित प्रबंध करके डंप कर रही हो। अर्थात एंटीबायोटिक पोल्यूशन को फैलने में योगदान नहीं कर रहा है। हाँ, एंटीबायोटिक दवाई बिना हम रह भी नहीं सकते हैं, लेकिन बनाएंगे तो पोल्यूशन भी तो आएगा। तो उस जो कचरा फचरा आ रहा है ना, उसको हम अच्छी इस तरह से डंप करें कि वो एंटीबायोटिक पोल्यूशन ना आए, तो जिससे क्या होगा कि कम प्रदूषण होगा। तो ऐसे कंपनी का दवा आप खरीदो, ऐसे कंपनी का दवा खरीदो। आप ऐसे दवाई कंपनी का दवाई खरीद रहे हो जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ धड़ल्ले से बना रही है, लेकिन वो कचरा का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। कौन सा कचरा, एंटीबायोटिक जो कचरा निकल रहा है उसका कचरा, जिससे एंटीबायोटिक प्रदूषण क्या हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे कंपनियों का दवाई आपको खरीदना नहीं है, और ऐसे कंपनियों की दवाई खरीदना है जो अच्छे उचित प्रबंध करके कचरे को क्या कर रही है, डंप कर रही है। तो इनका और कहना है कि अगर हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को हम अगर जागरूक करें तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। जितना भी पृथ्वी पर लोग हैं ना समझदार, ऐसा वो लोग कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।